नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर आज विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने अमरिंदर सरकार पर मुख्तार को वीआईपी सुविधाएं देने का आरोप लगाया है। अकाली नेता हैं विक्रम मजीठिया और उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया कि आखिर क्यों मुख्तार अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, दूसरी तरफ विधानसभा में इस मामले को लेकर इतना बवाल हुआ। क्या कुछ आरोप अकाली दल लगा रही है पंजाब सरकार पर? देखिए अभिलाषा, आज पंजाब विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र में जो अकाली विधायक हैं विक्रम सिंह मजीठिया ने जो मामला उठा दिया कि आखिर पंजाब सरकार की क्या मजबूरी है कि मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेजा जा रहा, जबकि अब तक 3 साल हो चुके हैं। अभी तक जो मामला रजिस्टर किया गया था उसमें चार्जशीट तक नहीं फाइल की गई और लाखों रुपए जो टॉप के वकीलों को देकर मुख्तार अंसारी का बचाव किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पिछले 4 सालों में पंजाब जो गैंगस्टरों का एक स्वर्ग बन चुका है और यहाँ पे सरकार की आखिर मजबूरी क्या है कि लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। पंजाब का कर्मचारी हो, अपनी मांगों को लेकर उनको तनख्वाह ही नहीं मिल पा रही है, लेकिन मुख्तार अंसारी के ऊपर लाखों रुपए खर्च किया जाना अपने आप में बड़े सवाल पैदा कर रहा है। और सरकार चाह रही है कि 2022 में, क्योंकि पंजाब का चुनाव है और जो चुनाव में अंसारी की सेवाएं ली जाए, और यही कारण है कि लगातार ही पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी का बचाव भी कर रही है और पंजाब की जेलों में अब भी जो गैंगस्टर हैं उनके नेक्सस चल रहे हैं। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल में मुख्तार अंसारी को, ये सवाल अकाली दल के नेता ने आज विधानसभा में उठाया। इधर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का फैसला किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है वहां जाकर किसान नेता आम लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे और इसकी शुरुआत 12 मार्च को बंगाल से होगी, जब कोलकाता में किसान नेता प्रदर्शन करेंगे। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने का मन बना लिया है किसान नेताओं ने और 12 मार्च को कोलकाता में प्रदर्शन करेंगे। वहां की आम जनता से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट ना दें। किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाए। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सबसे अहम है और किसान भी इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। किसानों ने बीजेपी को वोट से चोट देने की तैयारी की है और टिकरी पर बैठक पर डटे हुए किसानों ने हमारे संवाददाता मनीष कुमार से बातचीत की और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी ये बात बताई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 98वां दिन है। 100 दिन पूरे होने हैं, यानी सेंचुरी लगनी है जब ये किसान जो है यहाँ पे लगातार टिकरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और 100वें दिन का बड़ी योजना भी है कि किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन आज कई किसान नेता यहाँ पे और किसान जो लगातार यहाँ पे डटे हुए वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि अब वोट के जरिए चोट करने की तैयारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और वहाँ पे किस तरीके से जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है उसको रोकने की तैयारी है, क्योंकि वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई किसान हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल मलिक है और मैं किसान सोशल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अनिल मलिक जी, अब तो वोट पर चोट की तैयारी है, क्या तैयारी आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? एक्चुअली देखिए,
जो सरकार की जो सबसे बड़ी कमजोरी है राजनीतिक पार्टी की, वो वोट है। और किसान हर देश के हर प्रदेश में किसान रहता है, तो किसानों ने प्लान बनाया है कि जिन 5 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं उन 5 राज्यों में बीजेपी को हराने का काम करेंगे किसान। सबसे अहम बात ये कि आपको लग रहा है, क्योंकि कई जगह पे निकाय चुनाव आ रहे हैं, जिसका विरोध करने आ रहे हैं उनके पक्ष में समर्थन भी दिख रहा, आपको लगता है कि जनता आपकी बात सुनेगी? जी बिल्कुल, पूरे देश की जनता सुन रही है। अगर निकाय चुनाव का रिजल्ट देखें आप, दिल्ली में अभी जो चुनाव का रिजल्ट अभी आया है उसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है और 1 कांग्रेस जीती है। यानी कि बीजेपी से के प्रति रोष है जनता में, बीजेपी से नाराज हैं सभी लोग, क्योंकि किसान 98 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी जो तानाशाह सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही, तो पूरे देश की जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश वोट के जरिए आपको दिखाई भी देगा। और किसानों के आंदोलन को आज 98 दिन पूरे हो गए हैं और दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से देखिए हमारे संवाददाता कुंदन कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मकसद के पीछे उनका क्या निर्णय है। सर, सबसे पहले एक बात बताइए, जब शुरुआती दौर में आंदोलन हुआ तो कहा ये अराजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, अब जाके आप विरोध कर रहे हैं, आप वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या समझा जाए कि अब राजनीतिक शुरू हो गई है क्या? पार्टिसिपेट से किसान का क्या मतलब है? किसान तो इलेक्शन आया, वोट डाली आया, जो सरकार बन गई उसके विरोध में किसान अपनी समस्याएं उठाने के लिए जाएगा ही। हमारा पार्टिसिपेट से कोई मतलब नहीं है। हम तो सारे हिंदुस्तान में घूमना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान का किसान एक करना है। जो स्टेट थोड़ा अलग रह रहे हैं जैसे बंगाल है और है, उनमें जोर लगाए जा रहे हैं। पूरे देश का किसान एक छतरी के नीचे होगा, जो टिकैत साहब का आदेश होगा उसका पालन किया। लेकिन आप उन्होंने उन्हीं राज्यों को चुना जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आप दूसरे राज्य बिहार भी जा सकते थे, झारखंड भी जा सकते थे, कम से कम 5 छोड़िए तो 25 स्टेट है। आप एक बात बताओ, आंदोलन तो लगभग 100 दिन होने को हैं, आज 98वां दिन है। आंदोलन तो पहले से चल रहा और इसका विस्तार भी होगा। जब विस्तार होगा, वो बंगाल आओ, तमिलनाडु आओ, हम तो जाएंगे और पंचायत करेंगे, किसान पंचायत हम करेंगे, हम किसी से नहीं रुकेंगे, हम किसी का विरोध थोड़ा कर रहे। और फिर एक बात ले लो आप, हमारी आज किसानों का जो नुकसान कर रही है वह वर्तमान सरकार कर रही है। हम 100 दिन हो गए यहाँ बैठे, किसी ने सुनी हमारी बात? तो जब मैं हमारी नहीं सुनते हम विरोध तो करेंगे। विरोध हम सरकार का कर रहे हैं, उसकी नीतियों का कर रहे हैं, ना कि हम उनका कर रहे हैं। वे हमारी बात मान लो, हम तो उठ के चले जाएंगे। विरोध में क्या वोट की भी अपील होगी कि बीजेपी को वोट ना दें या केंद्र में जिसकी सरकार है उसको वोट ना दें? दुश्मन को कोसा ही जाया करे, या सरकार होगी किसानों की दुश्मन। हम तो कोसेंगे, जितना हो सके उतना कोसेंगे, वोटों में कोसेंगे और बातों में कोसेंगे, या तो हमारी बात मान लो। और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने पानी की सप्लाई के लिए धरना स्थल पर ही बोरवेल लगा दिया, जिससे पानी की सप्लाई जारी रखी जा सके। और टिकरी से मनीष कुमार की इस पर रिपोर्ट देखिए। किसान पिछले 98 दिनों से टिकरी बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यहाँ पे धरने पर है। पिछले 98 दिनों से लगातार जो पानी की सप्लाई है वो बनी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों पानी की सप्लाई कहीं ना कहीं किसानों को बाधित हो रही थी। साथ ही साथ वो पानी जो खरीद रहे थे, जब तमाम जो टेंट ट्रैक्टर में जो पहुंचा रहे थे ट्रॉलियों में, उनको महंगा पड़ रहा था। इसके बाद किसानों ने क्या रास्ता निकाला, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, किसानों ने ये जो जमीन है यहाँ पे बोरवेल उन्होंने डाल दिया। अब इस बोरवेल को डालने से फायदा क्या है कि यहाँ से पानी की सप्लाई वो सुनिश्चित कर पाएंगे जहां तहां। और दूसरी चीज ये देखिए, साथ ही साथ उन्होंने आरओ सिस्टम भी यहाँ पे लगा दिया है। पानी का बोरवेल यानी जमीन के नीचे से पानी निकल रहा, साथ ही साथ ये आरओ सिस्टम जिसमें पानी प्यूरिफाई हो रहा, और तमाम टैंकर ये बगल में देखिए, ये पाइप के जरिए फिलहाल एक टैंकर में पानी भरा जा रहा, क्योंकि टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ तक, इधर रोड तक तमाम किसान जो है वो लगातार धरने पे पिछले 98 दिनों से डटे हुए हैं। तो इसी ट्रॉली के जरिए पानी जो है अलग अलग टैंकर के पास, अलग अलग टैंकर के जरिए ट्रैक्टर की तरफ सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनसे बात करते हैं। बाबा जी, अपना नाम बताएं आप। ज्वाला सिंह। ज्वाला जी, ये बताएं क्या सोच के आप लोगों ने ये बोरवेल डाला? ये डाला जी, ये पानी बहुत महंगा पड़ रहा था। 1 किलोमीटर तक साडा पानी ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਲ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬੋਰ ਦੇਖ ਕੇ
तो फिर अं मोटर लिया के जब पानी टेस्ट कराया बहुत अच्छा पानी मिठा निकला। अच्छा, पानी बहुत मीठा है और आरओ सिस्टम से पानी भी प्यूरिफाई कर रहे हैं पूरा। हाँ, आरओ सिस्टम भी करते हैं, तो बोर का पानी भी मिठा थी 5 बोरा। आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, देखिए किस तरीके से ये आरओ सिस्टम लगाया गया है। टंकी में भी पानी भर रहा और बगल में टैंकर भी है। इस टैंकर के जरिए तमाम जो किसान यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं उन तक पानी की सप्लाई की जा रही है। पानी नितांत जरूरी है। ठंड देखिए खत्म हो चुका है, गर्मी तपिश जो है लगातार सूरज की बढ़ती जा रही है। सरकारी जमीन है तो उसमें बोरवेल डाला गया है और इसी बोरवेल के जरिए टैंकरों में पानी भरकर तमाम किसानों को अलग अलग जगह सप्लाई की जा रही है, जो लगातार टिकरी बॉर्डर पे पिछले 98 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं। तो किसानों ने पानी की सप्लाई, पहले वो पानी खरीद रहे थे, वो काफी महंगी पड़ रही थी, लेकिन अब पानी उपलब्ध कराने के लिए एक नायाब तरीका निकाला है। उन्होंने धरना स्थल पर ही एक बोरवेल डाल दिया है जिसके जरिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। कैमरामैन संजय के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, टिकरी बॉर्डर। और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने साल 1975 के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया है जिसके तहत देश में इमरजेंसी लगवाई गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि उस दौरान जो कुछ भी हुआ वो गलत था। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ अपनी ऑनलाइन बातचीत में राहुल गांधी ने ये बात कही। उन्होंने आपातकाल पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि वो एक गलती थी और मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी ऐसा कहा था। One blot on it, I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years, it's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as much. और वही बीजेपी ने राहुल के इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने अपने राज्य में इतनी ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता है, और कांग्रेस किस किस गलती की माफी मांगेगी। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी बल्कि ऐसी कई गलतियां कांग्रेस ने की है जिसकी माफी नहीं है। हो या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। एक लंबी हर गुनाह की इनकी गली में एक ऐसा गुनाहों का और गलतियों का ढेर दिखाई पड़ेगा जिसका कि जिसको की माफी हो ही नहीं सकती। इस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की तो हत्या एक तरफ की और लोकतंत्र सेनानियों की हत्या बेशर्मी और बेदर्दी के साथ दूसरी तरफ हुई, वो माफी लायक है। तो कांग्रेस की गलतियों की लिस्ट काफी लंबी है, कोई एक गलती नहीं है जिस पर माफी मांगकर बच लेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कहा कि हर क्षेत्र में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने गलतियों के अंबार लगा दी और जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की गलतियों की लिस्ट काफी लंबी है, एक फहरिस्त है, और इतना आसान नहीं उन सभी गलतियों को माफ कर देना। और इधर दिल्ली में नगर निगम के 5 वार्डों में हुए उपचुनावों की मतगणना में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। आप प्रत्याशियों ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के उम्मीदवारों को सभी 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप में जश्न है। मनीष सिसोदिया को कार्यकर्ता मिठाई खिलाते हुए, कल्याणपुरी में आपका परचम, शालीमार बाग में, रोहिणी में भी आपको जीत हासिल हुई है, और त्रिलोकपुरी में वही चौहान बांगर 1 सीट जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और इन सभी सीटों पर बीजेपी काफी पीछे रह गई, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। शालीमार बाग नॉर्थ आप उम्मीदवार सुनीता मिश्रा ने जीत दर्ज की है। एमसीडी उपचुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। केजरीवाल मॉडल को स्थापित करना है। सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल भी केजरीवाल मॉडल ही जीतेगा। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से।
दिल्ली निगम चुनाव का सेमीफाइनल, झाड़ू ने किया सबका बुरा हाल। बीजेपी को करारा झटका, उपचुनाव में आपने पटका। एमसीडी चुनाव में आपका चौका, अब की बार बीजेपी को नहीं मिला मौका। जीत कर बोली आप, हो गया काम, जय श्री राम। जी हां, दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस नतीजे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए क्योंकि अब की बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली है। किस सीट पर किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की, वो बताएं, उससे पहले जरा देखिए कि आम आदमी पार्टी की इस शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में किस कदर जश्न का माहौल है। एमसीडी उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय में जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। एक दूसरे में मिठाइयां बांटी गई। इस वक्त हम जहां पे मौजूद है कल्याणपुरी, यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। वीरेंद्र बंटी गौतम 7043 वोटों से जीता है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और एक एक कार्यकर्ता की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। और आने वाले 2022 में ये कंफर्म हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी का ही परचम लहराएगा। कार्यकर्ताओं के इस जश्न के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। चुनाव परिणाम के बाद मनीष सिसोदिया ने मतदाताओं पर विश्वास जताते हुए बीजेपी पर करारा निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और ये चुनाव परिणाम उसी का संकेत है। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया है। दरअसल एमसीडी के जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से 3 सीट पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है, जबकि 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं, जिनमें से रोहिणी सी 32N वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र को जीत हासिल हुई है। त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार को जीत मिली है। शालीमार बाग नॉर्थ से आपकी सुनीता मिश्रा ने जीत दर्ज की है। वहीं कल्याणपुरी में आपके धीरेन्द्र कुमार उर्फ बंटी गौतम ने जीत हासिल की है। दिल्ली में एक मॉडल है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल मॉडल। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सीसीटीवी, वाईफाई, ये सारे मुद्दे थे और दिल्ली के लोगों को पता था, कल्याणपुरी लोगों को पता था कि यही मुद्दा अब एमसीडी में भी लेके आना है। केजरीवाल मॉडल को स्थापित करना है। सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल भी केजरीवाल मॉडल ही जीतेगा। पार्टी उम्मीदवारों की इस जीत से पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया, सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब हैं। उपचुनाव में आपका परचम लहरा रहा है और इस वक्त आतिशी भी पहुंच चुकी है। मैम, आपने जो है जिस तरह से काबिज हुई है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हावी रहे? देखिए,
दिल्ली की जनता इस मामले में स्पष्ट है कि वो नगर निगम से भाजपा को बाहर करना चाहती है। इसीलिए 5 में से 4 सीटें भारी मार्जिन से आम आदमी पार्टी को जिताई है, जिसमें से एक सिटिंग भाजपा की भी सीट थी। दिल्ली वालों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले साल के एमसीडी चुनाव में भाजपा बाहर होने वाली है और अरविंद केजरीवाल की सरकार तीनों एमसीडी में बनने वाली है। सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी से मान रही थी एमसीडी का, लग रहा है कि सेमीफाइनल में उत्तीर्ण हो गई है, अब फाइनल में भी यही हाल होगा। सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल हुई है आम आदमी पार्टी को और ये दिल्ली वालों का एक संदेश है कि भाजपा को वो बाहर करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना चाहती है। वहीं एक सीट चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली है। चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी जुबैर ने जीत दर्ज की है। सबसे हैरानी की बात तो चौहान बांगर सीट पर बीजेपी को मात्र 105 वोट मिलना है। बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों में 28 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिसके आज नतीजे आए हैं। जिन 5 सीटों के परिणाम आए हैं उनमें से 4 सीटें पहले भी आम आदमी पार्टी के खाते में थी, जबकि एक सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी शालीमार बाग 62N सीट गंवा दी है। बहरहाल इस चुनाव को अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि इस बात से आम आदमी पार्टी का मनोबल भी बढ़ेगा। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और उपचुनाव से जुड़ी ही इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपके शानदार प्रदर्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बधाई दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा, नतीजे बताते हैं कि दिल्ली सरकार के कामों पर जनता ने भरोसा जताया है। केजरीवाल ने कहा, ये परिणाम दिखाते हैं कि एक बार फिर आपकी दिल्ली सरकार के कामों पर भरोसा जताया और अच्छे काम पर मुहर लगाई। सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज्यादा खुश है। 2015 के चुनाव में हमें 70 में से 67 सीट मिली थी। 5 साल के बाद 2020 के चुनाव में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी, जिसने दिखाया कि जनता हमारे काम से खुश है। और अब 6 साल के बाद आज जब नगर निगम के उपचुनाव हुए तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।